हरिशंकर परसाई जी की अगली व्यंग्य रचना है अनशनकारी। सन 1960 की बात है। किसी शहर के नगरपालिका के अध्यक्ष उस समय गोवर्धन बाबू थे। वे अपनी समाज सेवाओं के लिए प्रसिद्ध थे और उनके कार्यकाल में नगरपालिका के पदों पर उनके रिश्तेदार ही नियुक्त हुए थे। नगरपालिका के ठेके भी उनके परिवार में ही जाते थे। उसी नगर में एक बड़े थोक कपड़े के व्यापारी सेठ किशोरीलाल रहते थे। वे बड़े धार्मिक थे और गोवर्धन बाबू की कृपा से उनका कपड़ा बिना चुंगी के आ जाता था। स्वाभाविक है कि दो सज्जनों में मित्रता होगी। एक दिन गोवर्धन बाबू सेठ किशोरीलाल के पास बैठे थे। सेठ जी ने उनसे शिकायत की थी कि नया चुंगी दारोगा अर्थात ज़कात नाके पर का इंस्पेक्टर कभी कभी तंग करता है। गोवर्धन बाबू ने कहा, आपने ठीक किया जो मुझसे शिकायत कर दी। मैं कर्मचारियों की शिकायतें खुद सुनना चाहता हूं। मैं उसे सजा दूंगा। यहां वहां की बातें करके गोवर्धन बाबू ने कहा, सेठ जी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। सेठ जी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, संपत्ति, प्रतिष्ठा, पुत्र पुत्री, सुखी परिवार। बस एक ही चीज की कमी रह गई है। किशोरीलाल ने पूछा, वह क्या? गोवर्धन बाबू ने कहा, यही कि अभी तक आप अमर नहीं हुए। आपको अब अमर हो जाना चाहिए। सेठ जी ने दार्शनिक अंदाज से कहा, सो कैसे होगा? दुनिया में कौन अमर हुआ? आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर सब मर जाएंगे। गोवर्धन बाबू बोले, नहीं, मेरा मतलब है कि आपका नाम अमर हो जाए। आपकी मृत्यु के बाद भी आपका नाम चले। सेठ जी ने निहायत भोले ढंग से कहा, सो तो चलेगा ही। लड़का वल्दियत में मेरा ही नाम लिखाएगा और दुकान के साइन बोर्ड में भी मैं अपना नाम डलवा लूंगा। गोवर्धन बाबू ने कहा, सो तो ठीक है, पर मेरा मतलब है कि आप सार्वजनिक रूप से अमर हो जाएं। शताब्दियों तक लोग आपके नाम को जाने और आपकी प्रशंसा करें। किशोरीलाल ने कहा, हाँ, अमर तो मुझे होना है, पर यह होगा कैसे? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि। गोवर्धन बाबू ने बीच में ही टोका, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसी तरकीब सोची है कि थोड़े से खर्च से ही आप अमर हो जाएंगे। नगरपालिका ने निश्चय किया है कि आजाद मैदान में गांधी जी की एक मूर्ति स्थापित की जाए। मूर्ति लगभग 3-4 हजार रुपये में बनेगी। आप एक मूर्ति खरीदकर नगरपालिका को भेंट कर दें। मूर्ति के चबूतरे पर आपका नाम खुद जाएगा। शताब्दियों तक गांधी जी को जानेगा। शताब्दियों तक जो गांधी जी को जानेगा वो आपको भी जानेगा। गांधी जी के साथ आपका नाम लिखा जाएगा। लोग श्रद्धा से मस्तक झुकाएंगे। सेठ जी सोचने लगे। गोवर्धन बाबू ने जोर लगाया, मूर्ति का अनावरण हम भैया साहब से कराएंगे। भैया साहब को आप जानते ही हैं, कांग्रेस में आजकल उन्हीं की चलती है। चाहे जिसे एमएलए और मंत्री बना देते हैं। अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो आगामी चुनाव में एमएलए बनवा देंगे, मंत्री भी बनवा सकते हैं। जियानियों ने कहा है ना कि काम ऐसा करना चाहिए जिससे यह जन्म भी सुधरे और अगला जन्म भी। किशोरीलाल ने निर्णय करने में अब विलंब नहीं किया। बोले, जैसी आपकी इच्छा।
मुझे मंजूर है। आप मूर्ति बनवा लीजिए, पैसा मैं दे दूंगा। मूर्ति बन गई। आजाद मैदान में एक चबूतरे पर कपड़े से ढांक कर रखी गई। भैया साहब से गोवर्धन बाबू ने मूर्ति के अनावरण का समय भी तय कर लिया। गोवर्धन बाबू ने मूर्ति के आसपास एक चौकोर बाड़ी लगवा ली थी, जिसमें मूर्ति के सामने छोटा सा फाटक भी था। अनावरण के दिन पहले सुबह गोवर्धन बाबू एक कारीगर लेकर गए और चबूतरे पर फाटक की ओर खुदवाने लगे। बाबू गोवर्धन दास के प्रयत्न से उनके कार्यकाल में स्थापित। अक्षर खुदना शुरू ही हो गया था कि सेठ जी वहां पहुंचे। कहने लगे, क्या खुदवा रहे हो? उन्होंने कारीगर के हाथ से कागज लिया। पढ़ते ही उनका मुंह लाल हो गया। बोले, यह क्यों खुदेगा? मूर्ति मेरी है कि आपकी? गोवर्धन बाबू ने कहा, हाँ, तो आपका भी नाम खुदेगा ही ना। कहाँ खुदेगा? सेठ जी ने पूछा। गोवर्धन बाबू ने मूर्ति के पीछे की तरफ दिखाकर कहा, यहां, इस जगह। सेठ जी ने कहा, जी हां, जिससे पैसा लिया उसका नाम पीछे खुदेगा, और जिसने एक कौड़ी भी नहीं दी उसका नाम सामने खुदेगा। लोग फाटक से घुसे तो पहले आपका नाम देखेंगे, मेरा नहीं। गोवर्धन बाबू ने समझाया, आखिर मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हूं, इस शहर का प्रथम नागरिक। आखिर मेरी भी तो कोई प्रतिष्ठा है। सेठ जी ने कहा, सो सब मैं समझता हूं, किशोरी लाल को उल्लू बनाना आसान नहीं है। आप सुन लीजिए, इधर फाटक की ओर तरफ मेरा नाम खुदना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मूर्ति उठाकर घर पर ले जाऊंगा, क्योंकि मूर्ति मैंने दी है। गोवर्धन बाबू ने हार मान ली। उन्होंने फाटक की तरफ सेठ किशोरीलाल का नाम खुदवाया और पीछे अपना। अभी खुदाई चल ही रही थी कि एक आदमी भैया साहब की चिट्ठी लेकर आया। गोवर्धन बाबू चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराए और उसे सेठ जी की तरफ बढ़ा दिया। सेठ जी ने चिट्ठी पढ़ी। भैया साहब ने लिखा था, मेरा अनुभव है कि लोग उद्घाटनकर्ता का नाम और नामों के साथ मिलाकर खुदवा देते हैं। यह गलत है। उद्घाटनकर्ता का नाम सबसे प्रमुख स्थान पर अलग होना चाहिए। फाटक से प्रवेश करते ही दर्शक को उद्घाटनकर्ता का नाम दिखना चाहिए। गोवर्धन बाबू ने कहा, अब कुछ इस तरह जैसे इस हथियार से सेठ जी को परास्त कर देंगे। पर सेठ जी ने अविचल भाव से कहा, अब क्या मूर्ति के दाम मैंने दिए हैं या भैया साहब ने? उनका नाम इस तरफ खुदवा दो, दूसरी तरफ खुदवा दो। सेठ जी चले गए और गोवर्धन बाबू ने बड़े गिरे मन से नाम खुदवाए। सुबह अनावरण समारोह होना था। रात भर गोवर्धन बाबू इंतजाम करवाते रहे। शामियाने गड़े, बैठने का इंतजाम हुआ, मूर्ति के आसपास सजावट हुई। थोड़े पहले सेठ किशोरीलाल आ गए। वे सीधे मूर्ति के पास गए और एकदम चौंक उठे, जैसे बिजली का तार छू लिया हो। उन्होंने देखा कि रात भर में सामने का फाटक बंद करवाकर मूर्ति के पीछे की तरफ फाटक बनवा दिया है। उनका नाम फिर पीछे हो गया और गोवर्धन बाबू का आगे। सेठ जी ने पुकारा, इधर आओ गोवर्धन बाबू। गोवर्धन बाबू सहमते हुए आए। सेठ जी ने कहा, तुमने फिर मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारी बदमाशी की कोई सीमा है? रातों रात तुमने पीछे की तरफ फाटक क्यों बनवा दिया? गोवर्धन बाबू समझाने लगे, बात यह है कि महापुरुष के सामने एकदम जाना नहीं चाहिए। अब दर्शक पहले पीछे की तरफ आएगा, फिर बगल से होते हुए मूर्ति के सामने आएगा और तुम्हारा नाम पहले देखेगा। देखो गोवर्धन बाबू, जब तक फाटक फिर मेरे नाम की तरफ न होगा,
मैं यह समारोह नहीं होने दूंगा, वरना मैं मूर्ति उठाकर घर ले जाऊंगा। सेठ जी ने घोषणा कर दी। भीड़ उमड़ रही थी। बहुत से लोग मूर्ति के पास भी आ गए थे और इस विवाद को सुन रहे थे। इसी समय भैया साहब की मोटार रुकी। वे सीधे मूर्ति के पास पहुंचे और बोले, गोवर्धन बाबू, अब देर क्यों हो रही है? किशोरी लाल ने कहा, भैया साहब, जब तक फाटक उस तरफ नहीं जाता मैं समारोह होने नहीं दूंगा। मैं यही न्याय के लिए आमरण अनशन कर दूंगा। गोवर्धन बाबू ने भी दृढ़ता से कहा, नहीं, फाटक यहीं रहेगा। न्याय के हेतु मैं भी आमरण अनशन करूंगा। भैया साहब ने स्थिति को समझा और बोले, आप दोनों गलत हैं। फाटक उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ मेरा नाम खुदा है। यहां सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरा है। ये हजारों आदमी तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए। और आपने मेरा नाम बगल में खुदवा दिया है। फाटक अभी इसी तरफ बनवाइए जिस तरफ मेरा नाम है। अब संघर्ष त्रिकोणी हो गया, तिकोना संघर्ष हो गया। सेठ जी और गोवर्धन बाबू की परीक्षा की घड़ी थी। वे अपने निश्चय पर दृढ़ थे। दोनों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनते ही भैया साहब मंच पर चढ़ गए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने लगे। मित्रों और साथियों, यकायक एक नैतिक समस्या खड़ी हो चुकी है। समस्या यह है कि फाटक किसके नाम की तरफ हो। सेठ किशोरी लाल, गोवर्धन बाबू और आपके इस क्षुद्र सेवक में से प्रत्येक का विश्वास है कि फाटक उसके अपने नाम की तरफ होना चाहिए। हम तीनों सत्य पर हैं। सत्य के कई मुख होते हैं। कोई किसी मुख को देखता है और कोई किसी और को। पर प्रश्न यह है कि किसी मुख को देखता है और कोई किसी मुंह को देखता है और कोई किसी और को। प्रश्न यह है कि किसका सत्य सबसे प्रधान है। प्रश्न कठिन है, पर कोई प्रश्न इतना भी कठिन नहीं है जो अहिंसात्मक रीति से सुलझाया न जा सके। इस हेतु हम तीनों ने यही आमरण अनशन करने की शपथ ले ली है। हम एक दूसरे पर नैतिक प्रभाव डालकर उसका हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। जो शेष दो के हृदय बदलने में सफल होगा, उसके नाम की तरफ ही पाठक जाएगा। दोस्तों, अपना कर्तव्य यह है कि आप तुरंत एक शांति समिति बनाएं जो पहले हमें मालाएं पहनाएं और फिर यहाँ घी के दीपक जलवाकर रामधुन का प्रबंध करें। रघुपति राघव राजा राम। शांति समिति का कर्तव्य है कि वह इस उपवास का प्रचार करे, इस अनशन का प्रचार करे और साथ ही यह भी देखे कि हम तीनों अनशन के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सबसे जरूरी काम यह है कि शांति समिति अभी हम में से हर एक से पूछ ले कि वह किसके हाथ से मुसम्बी का रस लेकर उपवास तोड़ेगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अभी तक लगभग 73 बार आमरण अनशन कर चुका हूं और कभी भी मैंने मुख्यमंत्री के नीचे के आदमी के हाथ से मुसम्बी का रस नहीं लिया। मित्रों, हम लोग सत्य और न्याय के लिए प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। आशा है आप लोग भी अपना कर्तव्य पूरा कर लेंगे। एक शामियाने के नीचे तीनों अनशनकारी बैठ गए। मालाएं डल गईं, घी के दीपक जल गए और भजन होने लगा। सबको सम्मति दे भगवान। तार से दूर समाचार भेज दिया गया। पत्रकार आए और फोटो ले जाते रहे।
रोज सुबह शांति समिति के अध्यक्ष हरेक के पास जाकर पूछते, कहिए आपका हृदय परिवर्तन हुआ? उत्तर मिलता, नहीं, दूसरों से पूछो। चौथे दिन अनशनकर्ताओं की हालत चिंताजनक हो गई। अभी तक किसी का हृदय नहीं बदला था। पांचवें दिन मुख्यमंत्री स्वयं आ गए। वे सीधे सेठ किशोरीलाल के पास गए और उनके कान में कहा, अगर 1 घंटे के अंदर तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तुम्हारा हृदय नहीं बदला, तो चपरासियों की वर्दी के कपड़े की सप्लाई का जो ऑर्डर तुम्हें मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। सेठ किशोरीलाल से कहा, जो कपड़े के व्यापारी थे। फिर गोवर्धन बाबू के पास गए और उनके कान में कहा, अगर 1 घंटे में तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, नगर पालिका भंग कर दूंगा। जय उड़ते नगर पालिका का अध्यक्ष पद तुम्हारा। थोड़ी ही देर बाद जनता ने सुना कि गोवर्धन बाबू और सेठ किशोरीलाल का हृदय परिवर्तन हो गया है और उन्होंने मान लिया कि फाटक भैया साहब के नाम की तरफ ही होना चाहिए। सबने मौसम्बी का रस पिया और भैया साहब फूलों से लाद दिए गए। इस प्रकार से यह व्यंग्य कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें स्वातंत्र्योत्तर भारत में गांधी जी के नाम पर, गांधी जी के अनशन व्रत के नाम पर, गांधी जी के अनशन आंदोलन के नाम पर किस प्रकार से राजनेता अपना स्वार्थ साध लेते हैं, इस बात को यहाँ प्रकट किया गया है। लेखक हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही सटीक और व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए सटीक शब्दों में इन राजनेताओं की पोल खोल दी है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कहानी लेकर के, अगली व्यंग्य कथा लेकर के, एक दीक्षांत भाषण। तब तक के लिए धन्यवाद।